आग की लपटों से झुलसा नेपाल अब अपनी सड़क पर रह गई राख को इकट्ठा कर रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या नेपाल के नौजवानों ने सिर्फ सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ ही पूरे देश में तबाही मचा दी, खून बहाया, धरोहर को आग में झोंका, सिर्फ इसलिए कि परिवर्तन हो सके? और परिवर्तन की शर्त सिर्फ यही थी तो किसने इस शर्त को लगाया और किसने इस शर्त को कबूल किया? देखिए रिपोर्ट। हिमालय की तलहटी में बसा पड़ोसी मुल्क नेपाल राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। आजादी के बाद मिली लोकतंत्र पर नेपाल ने पहले ही देर से कदम रखा था, लेकिन अब फिर वैसे ही हालात। देश के हिमालय की गोद में बसे काठमांडू ने आग की लपटें देखी। जिस काठमांडू से कभी आसमान नीला नजर आता था, उस आसमान पर धुंध काले नजर आए। प्रकृति ने जिस पोखरा को सबसे ज्यादा प्यारा बनाया, वो आग की लपटों में लिपटा हुआ नजर आया। और तो और तराई के क्षेत्र वीरगंज की गलियों ने वो शोर सुने जिसमें सिर्फ विध्वंस था, डर था। कहने भर को तो जनजट का यह आक्रोश सोशल मीडिया बैन के खिलाफ था, लेकिन आक्रोश की आड़ में नेपाल को जला दिया गया। फेसबुक, इंस्टा और टिकटॉक पर बैन के खिलाफ जनजट की यह क्रांति हिंसक हो गई। आक्रोश की आड़ में दुकानें लूटी गई, सांस्कृतिक विरासत जलाए गए, नेताओं के परिवार को जिंदा जलाया गया। नेपाल में जनजट का ये आंदोलन अब ये सवाल पूछ रहा है कि क्या वाकई सिर्फ सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ पूरे देश को ऐसे जला दिया गया? कई दफे काठमांडू की घाटियों ने सत्ता, राजशाही और लोकतंत्र की टकराहट की गूंज सुनी है। नेपाल की सत्ता पर आसीन हुक्मरानों को जनता की बगावत भी झेलनी पड़ी, लेकिन जनजट प्रोटेस्ट इन सबसे अलग था और विध्वंसक भी। आंदोलन की आग में सुलग रहे नेपाल पर अब प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। काठमांडू की सड़कों पर अराजकता का माहौल है। खबर है कि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे के बाद केपी ओली नेपाल छोड़ चुके हैं। पिछले 17 साल में नेपाल ने 14 सरकारें देखी, लेकिन ओली की विदाई आग की लपटों के बीच ऐसे की जाएगी, ये ना तो नेपाल ने और ना ही नेपाल की राजनीति ने सोचा होगा। आग की लपटों में सुलगे नेपाल में अब एक शख्स यूथ आइकन बने, काठमांडू के मेयर बालेन शाह, जिन्होंने जनजट के आंदोलन को समर्थन दिया था। और अब जब नेपाल पूरी तरह सुलग कर खाक हो गया, तब बालेन शाह ने शांति की अपील की। नेपाल के इस नागरिक विद्रोह से भारत समेत तमाम पड़ोसी देश चिंतित है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर चीन की चुप्पी बेहद हैरान करने वाली है। चीन को नेपाल का सबसे बड़ा रणनीतिकार साझेदार माना जाता है और ओली के कार्यकाल में दोनों देशों के बीच संबंध और भी गहरे हुए हैं। बीते साल जब केपी ओली चौथी बार प्रधानमंत्री बने तो परंपरा को तोड़ते हुए उन्होंने भारत की बजाय पहला दौरा चीन का किया था। अब चीन की यह चुप्पी उसकी बेचैनी को उजागर करती है, क्योंकि नेपाल के जन आंदोलन ने बीजिंग के प्रभाव को चुनौती दी है। इस सब के बीच अब सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या नेपाल में अमेरिकी दखल बढ़ रहा है? इन तमाम अटकलों के बीच भारत नेपाल बॉर्डर पर भारत ने सख्ती बढ़ाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज। नेपाल में अस्थिरता को लेकर के बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी बड़ा बयान दिया है। विजय सिन्हा ने कहा कि नेपाल में चल रही राजनीतिक अस्थिरता बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरीके के लोगों ने भारत में भी 2 बार इस तरह की कोशिश की है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि ऐसे लोग कई तरह के रूप बदल कर भारतीय उपमहाद्वीप में स्थिर सरकार को अस्थिर करने चाहते हैं। विजय सिन्हा दरअसल मोतिहारी के बखरी पहुंचे थे। जात जात में लड़ाया, निश्चित तौर पर 2 बार भारत के अंदर भी ट्रायल कर चुका। वो कई तरह के रूप बदल के ये एक अराजकता उत्पन्न करना चाहता है। भारतीय उपमहाद्वीप में अस्थिर सरकार को अस्थिर करना चाहता है। झूठा नैरेटिव पैदा कर करके एक माहौल बनाना चाहता है। आपने देखा है, लेकिन भारत लोकतंत्र की धरती है और भारतीय लोग लोकतंत्र के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ इस तरह का माहौल कभी स्वीकार। काठमांडू से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब आर्मी के हाथ में होगा नेपाल। सेना ने देश को नियंत्रण में ले लिया है। त्रिभुवन एयरपोर्ट पर आर्मी का नियंत्रण जारी है। नेपाल ने खोला गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेपाल में कर्फ्यू अब भी जारी है। तो बता दें, सेना ने देश को नियंत्रण में ले लिया है। विद्रोह से निपटने का नेपाली सेना बना रही प्लान। त्रिभुवन एयरपोर्ट पर आर्मी का नियंत्रण हो गया है।
इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर निलय सिंह लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। निलय जी, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से पूरा नेपाल आग के हवाले हो गया और जिस तरीके से छात्रों और खासकर जेनजी के नाम पर जिस तरीके से ये आंदोलन हुआ और अब ये आंदोलन शांत हो गया है, क्या इसका खामियाजा आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल अंजना, देखिए अभी पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से पूरे नेपाल में अराजकता का माहौल देखने को मिला और जो जेनजी जिसका जिक्र आप कर रही हैं उसके नाम पर जो आंदोलनकारियों ने संसद को आग लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट को आग लगा दिया, तमाम कई बिल्डिंग्स जो कि नेताओं की थे उनको आग लगा दिया, पूर्व प्रधानमंत्री के घर में जाकर उनकी पत्नी को आग लगा दिया, उनकी मौत हो गई। इसके अलावा कई पूर्व मंत्रियों को घसीट कर मारा गया। ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो आग लगाया गया, बताया जा रहा है कि 27,000 से भी अधिक जो फाइलें हैं वे जलकर खाक हो चुकी हैं। अब सोचिए कितना महत्वपूर्ण दस्तावेज है और लेकिन वो अब जलकर खाक हो चुकी है। इसके अलावा कई होटलों को आग लगा दिया गया जिसमें कि कई लोग ठहरे हुए थे, हालांकि उन्हें खाली करवाया गया, लेकिन जो संपत्ति थी, जो होटल थी, उसको जला दिया गया। कई मीडिया कर्मी जो उसमें ठहरे हुए थे उनका कहना था कि उनका सारा सामान जलकर खाक हुआ है, जिस कपड़े में अब वो हैं अब उसी कपड़े में उन्हें रहना होगा। और जो कई हमारे अगर भारत की हम बात करें तो वॉलीबॉल की टीम गई हुई थी, अब उनके भी सारे जो सामान हैं वे जलकर खाक हो गए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखा गया है। और सबसे जो दुखद पहलू इसका नज़र आया कि सेना 2 दिन के बाद हरकत में आई। अगर सेना पहले हरकत में आती तो इतनी बड़ी क्षति नहीं होती, क्योंकि ये नेपाल की अपनी राष्ट्र की ही क्षति है। अभी नेपाल को इससे उबरने में 5-10 साल लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो बिल्डिंग्स हैं वे जलकर खाक हो चुके हैं। राजनीतिक अस्थिरता का जो दौर है, देखिए केपी शर्मा ओली जो कि प्रधानमंत्री है वो किसी गुप्त जगह पर है, सेना ने उसे सुरक्षित स्थान पर रखा है। और जितने भी जो पूर्व नेता हैं, बड़े नेता हैं, वे भी शरण कहीं ना कहीं लेना वो चाह रहे हैं, वो नेपाल छोड़कर जाना चाह रहे हैं, या कम से कम काठमांडू तो ज़रूरी छोड़कर जाना चाह रहे हैं, जिससे कि वे अपनी जान माल को बचा सके, उसकी हिफाजत कर सके। हालांकि इस बीच जैन जी के जो प्रतिनिधि हैं उनका कहना है कि उनके नाम पर कई लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, इस पूरे आंदोलन का फ़ायदा उठाया, लेकिन क्षति तो क्षति है, हानि तो है वो जो हानि। लेकिन नीलय जी, सवाल ये उठता है, जिस तरीके से जैन जी ने इस आंदोलन को अख्तियार किया और जिस तरीके से आगजनी की गई, इतना हिंसक रूप लिया गया, इसमें कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि पीछे से किसी और का हाथ था। अपनी रोटी सेकने के लिए बहती गंगा में लोगों ने हाथ धोया है। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से इतना बड़ा आंदोलन होने वाला था, कानों कान सरकार को खबर नहीं हुई, सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि इस तरह के आंदोलन को रोका नहीं जा सका। जी, मैं वही बता रहा था कि सेना अगर 2 दिन पहले हरकत में आती, देखिए पता तो था ही, ऐसा नहीं है, जो आंदोलन एकाएक नहीं है, ये धीरे धीरे सुलग रहा था। जब बैन की बात कही गई, शांतिपूर्ण प्रदर्शन पहले दिन चला, लेकिन उसके बाद जब सरकार ने लगभग 20 से भी अधिक जो आंदोलनकारियों पर चार्ज किया और उनकी मौत हुई, उसके बाद ये जो है हिंसात्मक, ये निलय जी बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि ये आंदोलनकारी जो थे वो 18 से 28 साल के बीच के छात्र थे। 20 छात्रों के सीने में गोली मारी गई, माथे पे गोली मारी गई। छात्रों का कहना था कि अगर आपको गोली मारनी थी आप पैर में मार सकते थे, लेकिन ये तो एक तरीके से हत्या हो गई। अंजना, मैं वही आपको बता रहा था, लेकिन आपने बीच में रोक दिया कि जो 20 लोगों को जो मारा गया उसके बाद ये रिटेलिएट हुआ है और हिंसक प्रदर्शन के तौर पर ये कहा जाए तो पूरे देश को अपनी जद में इसने ले लिया है। और अगर सेना पहले हरकत में आई हुई होती तो शायद ये नौबत नहीं आती, लेकिन सेना 2 दिन तक कहा जाए तो उन्होंने बिल्कुल भी कोई कहा जाए तो एक्शन नहीं लिया। अब देखिए कि जब पांडेर को जो उनके पूर्व मंत्री थे, जब उन्हें घसीट कर, उन्हें खदेड़ कर घर से निकाल कर लाया गया, तो उस वक्त एक भी सुरक्षाकर्मी उनके लिए, उनको बचाने के लिए मौजूद नहीं आया, ना तो पुलिस और ना ही सेना। पूरे प्रदर्शन में सेना के जवान आपको कहीं नहीं दिखेंगे, जैसा कि आज दिख रहा है। आज सेना ने अपने कब्जे में लिया है, कर्फ्यू घोषित कर दिया है। जो त्रिभुवन एयरपोर्ट है अब उसको फिर से एक बार शुरू करने की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो हैं, क्योंकि बहुत सारे जो विदेशी पर्यटक हैं, देखिए नेपाल मुख्य रूप से जो पर्यटन के लिए जाना जाता है और देश विदेश से वहाँ पर्यटक जो है वो आते हैं। भारत से भी कई पर्यटक जाते रहते। भारत तो खैर पड़ोसी देश है, अन्य देशों से भी आते हैं, वे भी फंसे हुए हैं, उनकी भी स्थिति खराब है। भारत से भी जो कई लोग हैं वो भी वहाँ भी फंसे हुए, उन्होंने भी सरकार से गुहार लगाई है और सरकार भी उसके लिए प्रयासरत है करने की। लेकिन अब देखना यह है कि अब बैठक होने वाली है आर्मी चीफ के साथ, पुलिस चीफ के साथ, और राष्ट्रपति रामचंद्र वेंडोल जो की हैं उन्होंने बैठक बुलाई है जैन जी के प्रतिनिधियों के साथ। साफ स्पष्ट तौर पर एक चीज़ जो और बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका नेतृत्व करता अभी तक कोई नहीं है।
देखिए, जैन जी कई टुकड़ों में बटे हुए हैं, अलग अलग जगहों पर हैं। इनकी उम्र जो है 28 साल से नीचे। तो एक तरीके से इस पूरे आंदोलन को आप दिशाहीन आंदोलन भी कह सकते हैं कि इनका पता नहीं कि आखिर अंतिम लक्ष्य क्या है और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, एक जो बालेन शाह की नाम आ रही है, लेकिन वो खुद भी पूरी तरह से अभी तक सामने नहीं आए। उनका कहना है कि वो 35 के हैं, जैन जी नहीं है, इसीलिए वो इसको नैतिक समर्थन तो ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन उसका नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं। तो अब कई सवाल उठते हैं कि अब नेपाल में क्या फिर से जो सेना का शासन लगेगा, या फिर कोई अंतरिम सरकार बनेगी, या फिर राजशाही की वापसी हो सकती है, या फिर कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है। आज की बैठक जो होने वाली है, इस पर काफ़ी महत्वपूर्ण नज़र रहेगी और इस पर क्या होना है ये देखना है। और ये पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है, यूएन की भी निगाहें टिकी हुई हैं और तमाम देशों की निगाहें टिकी हुई हैं। चलिए नीलेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि नेपाल में अस्थिरता को लेकर के लगातार सेना अब अपने नियंत्रण में देश की कमान को ले ली है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इसके बाद आगे की क्या कुछ कार्रवाई होने वाली है।